तो अब हम देखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। सबसे पहला ग्रेचुटी सेक्शन 1010, पेंशन सेक्शन 1010 कैपिटल ए, लीव इनकैशमेंट सेक्शन 1010 कैपिटल डबल ए, retrenchment compensation section 1010b, VRS that is voluntary retirement scheme सेक्शन 1010C, फिर हमारा प्रोविडेंट फंड सेक्शन इसका सेक्शन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्रेचुटी सेक्शन 1010। तो अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी दे रहा है, तो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। अगर ग्रेचुटी मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो 100% फुली एग्जम्प्ट होगा, और अगर ग्रेचुटी मिल रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो यहाँ पे दो केसेस आ जाएंगे। या तो वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या तो वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा। तो पहला केस, अगर ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो, या तो ₹20 लाख, या तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, मतलब 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। मतलब जितनी भी हमने लास्ट ड्रॉन सैलरी की है, मतलब जितनी भी हमने सैलरी ड्रॉ की है लास्ट टाइम, उसका एवरेज निकालेंगे 15/26 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी साल हमने उस कंपनी में काम किया है, या तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। अब दूसरा केस हम आते हैं कि अगर एम्प्लॉय जो है ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव और ₹20 lakhs, और हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 month एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बस, मतलब क्या है, 15/30 मल्टीप्लाई बाय लास्ट 10 month एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये चीज़ है। अब यहाँ अगर ग्रेचुटी एक्ट में एम्प्लॉय कवर है तो यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब आएगा। सैलरी का हमारा मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए टोटल वाला। डीए टोटल वाले का क्या मतलब है, ओटोए वाला हो या ना हो, सारा डीए आएगा हमारा। और अगर एम्प्लॉय जो है, मतलब दूसरा केस है, अगर एम्प्लॉय हमारा ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो हमारी सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए ओटोए वाला प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये चीज़ आएगी। फिर फिर हम देखते हैं फोकस एरिया, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं। सबसे पहला कि ग्रेचुटी जो रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। जो भी हमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस ग्रेचुटी मिल रही है वो फुल्ली टैक्सेबल है। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 or more एम्प्लॉयर्स इन द सेम ईयर, the aggregate amount of gratuity exempt from tax cannot exceed ₹20 lakhs। मतलब ये कह रहा है कि अगर सेम ईयर में हमें 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रही है एक साथ, तो मैक्स टू मैक्स हमें 20 lakhs तक एग्जम्पशन हमें मिल सकती है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि
मान लो हमें किसी पहले एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी का पैसा मिला, फिर हमें दूसरे एम्प्लॉयर से बाद में ग्रेच्युटी का पैसा मिला, तो जितना पैसा हमें पहले एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी का मिला होगा, पहले हम 20 लाख की जो लिमिट है पहले उसको उससे माइनस करेंगे। फिर जितना बचेगा 20 लाख में, फिर उससे एग्जिम्पशन लेंगे दूसरे एम्प्लॉयर से जितनी भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ। मतलब क्रक्स क्या निकल के आ रहा, क्रक्स हमारा ये निकल के आ रहा है कि मैक्स टू मैक्स 20 लाख की एग्जम्पशन अलाउ होगी। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि द एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ gratuities would be available even if the gratuity is received by the widow, children or dependents of a deceased employee। मतलब अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो वो ग्रेच्युटी का पैसा उसकी पत्नी को, मतलब उसकी पत्नी को या फिर उसके बच्चों को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो कि उस डिसीज एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट था, वो उसको पैसा मिल जाएगा और एग्जम्पशन की लिमिट भी उसी को मिल जाएगी। अब दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं हम पेंशन सेक्शन 1010 कैपिटल है। तो इसमें दो तरह की पेंशन हो सकती है, या तो कम्यूटेड पेंशन हो सकती है या तो अनकम्यूटेड पेंशन हो सकती है। कम्यूटेड पेंशन का क्या मतलब होता है? कम्यूटेड पेंशन का मतलब ये होता है कि मान लो हमें हर महीने 5,000-5,000 रुपए पेंशन मिल रही है, तो ये तो अनकम्यूटेड पेंशन है कि हर साल हमें हर महीने हमें 5,000-5,000 रुपए पेंशन मिल रही है। बट मान लो हम अपने एम्प्लॉयर के पास गए, हमने उससे कहा जाके कि हमें हर महीने 5,000-5,000 रुपए ना दे के लमसम एक अमाउंट प्रेजेंट में दे दे। मान लो अ, मान लो हमने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि 5,000-5,000 हमें 10 साल तक हमें मिलने वाला है, बट जो 60% अमाउंट है, जो 60% अमाउंट है 5,000 का 60% 3,000 रुपये, जो 3,000 रुपये है उसको कम्यूट करके हमें 10 साल का पैसा आज ही लमसम दे दें, तो वो जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो होता है हमारा कम्यूटेड पेंशन। अब सबसे पहले अनकम्यूटेड पेंशन हम देखते हैं, तो ये तो फुल्ली टैक्सेबल होगा इन ऑल केसेस, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और नॉन गवर्नमेंट हो। अब बात आती है कम्यूटेड पेंशन का क्या होगा। कम्यूटेड पेंशन में या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% एग्जम्प्ट है। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, ग्रेच्युटी या तो ग्रेच्युटी मिल रही है या तो ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जम्प्टेड। ठीक है। फिर अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2 मतलब हाफ ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जम्प्टेड। तो ये चीज़ है। अब पेंशन टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? तो पेंशन टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट रिसीव, जितना भी पेंशन हमें रिसीव हुई है अमाउंट माइनस में एग्जम्पशन, और फिर हमारा बैलेंस हमारा बच जाएगा टैक्सेबल। ठीक है। फिर तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट तो इसमें भी दो केसेस है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट है तो 100% एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो कि एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है लीव इनकैशमेंट का। दूसरा, 25 लाख रुपए। तीसरा,
10 month मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ एवरेज सैलरी, और चौथा अनयूटिलाइज लीव मल्टीप्लाई बाय लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, इन चारों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लीव यूटिलाइज कैसे निकालेंगे? लीव यूटिलाइज हम कैसे निकालेंगे? लीव जितनी भी टोटल लीव अलाउड है साल में, जितनी भी टोटल लीव अलाउड है, माइनस करेंगे जितनी भी लीव एम्प्लॉय ने ली है वो हम माइनस कर देंगे, वैसे हमारा आ जाएगा हमारा लीव अनयूटिलाइज। ठीक है, फिर हमारा आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दैट इज VRS सेक्शन 1010C। तो इसमें दो चीजें हैं, पहले रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, दूसरा VRS। तो सबसे पहला रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देखते हैं। तो इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, मतलब या तो एक्चुअल अमाउंट, या तो 5 लाख रुपए, या तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन तो तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम VRS में। VRS में भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख रुपए, और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब सवाल ये आता है सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? सैलरी का मतलब वही है जो HRA में था, बेसिक पे, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस DA ऑटो वाला प्लस परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, अब प्रोविडेंट फंड हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 7, जो कि हमारी बात करता है परक्विजिट अंडर सेक्शन 17, जो कि हमारी बात करता है परक्विजिट अंडर सैलरी। परक्विजिट कितने होते हैं? परक्विजिट हमारे टोटल 17 होते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल RFA, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्वेट इक्विटी शेयर्स, गिफ्ट, लंच फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, स्वीपर गार्डनर एंड वॉचमैन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस फैसिलिटी, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड और क्लब मेंबरशिप, LTC दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, मोटर कार, और आखिरी कंट्रीब्यूशन इन NPS, RPF एंड सुपर एनुएशन फंड। अब चालू करते हैं। सबसे पहला परक्विजिट हमारे पास आता है गिफ्ट। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, दो या तो पैसे दे सकता है, मतलब मोनेटरी वैल्यू में दे सकता है, या तो नॉन मोनेटरी वैल्यू में दे सकता है। अगर मोनेटरी वैल्यू में दिया होगा तो फुली टैक्सेबल है। अगर नॉन मोनेटरी फॉर्म में है तो अप टू ₹5,000 है, तब तो एग्जेम्प्ट है 100%। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो जितना भी 5,000 से ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर स्वेट इक्विटी शेयर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देता है तो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, या तो कंसेशनल रेट पे देगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इज चार्जेबल टू टैक्स, मतलब जिस दिन हमने अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है उस दिन जो भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी शेयर की वो टैक्सेबल हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, फिर
कंसेशनल रेट पे अगर हमने स्वेट इक्विटी शेयर दिया है तो उस केस में क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू जो भी चल रही है माइनस जितना भी प्राइस हमने चार्ज किया है अपने एम्प्लॉय से, फिर जो निकल के आएगा हमारा वो टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फिर लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी क्या है? लंच फैसिलिटी सबसे पहले तो टी एंड बेवरेजेस, टी एंड बेवरेजेस फुली एग्जम्प्ट है। टी एंड बेवरेजेस, कॉफी, ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड इन ऑफिस, ये तो नॉट टैक्सेबल है, फुली एग्जम्प्ट है। ठीक है। और लंच जो कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को लंच प्रोवाइड कर रहे हैं रिमोट एरिया पे, तो वो भी फुली एग्जम्प्ट है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। अब अब बात ये आती है कि कितना लंच एग्जम्प्ट है, मतलब कितने रुपए तक का एग्जम्प्ट है। तो ये कहता है कि 50 रुपीज पर मील हमारी एग्जम्प्ट है, और अगर 50 रुपए से ज़्यादा हो गया तो तब टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इट इज एग्जम्प्ट अप टू रुपीज 50 रुपीज पर मील if lunch is provided in office premises or through paid voucher। मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉय को ऑफिस में लंच प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वाउचर दे रहे हैं, तो उस केस में 50 रुपीज पर मील तक एग्जम्प्ट है, और 50 रुपीज के बाद टैक्सेबल है। अब फिर हम आते हैं यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रहा है, तो या तो मोबाइल दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, या तो अदर मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे एसी दे रहा है, टीवी दे रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, ये सारी चीज़। ठीक है। अगर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर दे रहा है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा नील। ठीक है। अगर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है जैसे एसी, टीवी वगैरह, तो या तो एसी, टीवी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, मतलब या तो उसका खुद का एसी और टीवी होगा, या तो वो ओन्ड बाय एम्प्लॉय होगा। ठीक है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉय है तो एक्चुअल चार्जेस बन जाएगा। ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे तीन केसेस आ जाते हैं। या तो कंप्यूटर या लैपटॉप ट्रांसफर करेगा, या तो कार ट्रांसफर करेगा, या तो एनी अदर एसेट ट्रांसफर करेगा। सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप ट्रांसफर कर रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट जितनी WDV होगी माइनस कर देंगे जितना भी कंसिडरेशन हमने रिसीव किया है एम्प्लॉय से, वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब कंप्यूटर और लैपटॉप हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन 50% लगेगा ऑन WDV मेथड कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से। ठीक है। अब अब बात आती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कार दे रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा, वही वैसे ही आएगा WDV, जितनी भी WDV होगी कार की उस डेट पर, माइनस जितनी भी कंसिडरेशन हमने रिसीव किया है उससे, वो हमारा टैक्सेबल बन जाएगा एम्प्लॉय की हैंड्स पर। ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 20% डेप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड से कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है। फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एनी अदर एसेट दे रहा है
तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे बनेगा, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा, WDV जितने भी उस डेट तक होगी माइनस कर देंगे कंसिडरेशन जितना भी हमने रिसीव किया है एम्प्लॉय से। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10% से लगेगा SLM मेथड से और कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से, ठीक है। फिर स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन वॉचमैन और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अगर ये सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा। अगर इसमें दो केसेस हैं, या तो ओन रिसोर्सेज होगा, मतलब ये सारे लोग एम्प्लॉयर के खुद के होंगे या तो आउटसाइड रिसोर्सेज होंगे। अगर ओन रिसोर्सेज हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा हमारा। अगर आउटसाइड रिसोर्सेज हैं तो एक्चुअल चार्जेज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। फिर क्रेडिट कार्ड और क्लब मेंबर, या तो ऑफिशियल पर्पज के लिए होगा या तो अदर पर्पज के लिए होगा। अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट हमारी नील आ जाएगी। अगर अदर पर्पज के लिए है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड पर, ठीक है। फिर LIC प्रीमियम बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो इसमें क्या बन जाएगा, जितना भी LIC प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, वो हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, तो सबसे पहला एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट है। अब उसके बच्चों के लिए इट इज एग्जेम्प्ट इफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन employer's own institution where employer have tie up, otherwise fully taxable, ठीक है। फिर फॉर अदर रिलेटिव फुली टैक्सेबल होगा।